हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप जैसे कि आपको सभी को पता चल चुका है कि सीटेक का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बीच बीच में कुछ काम सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम क्लासेस वीडियो नहीं डालते, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि रेगुलर वीडियो डालूंगी। एसएसटी की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि पेपर 2 की, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एसएसटी में हमने ज्योग्राफी की क्लास 5 तक कर चुके हैं चैप्टर वाइज। 6 क्लास स्टार्ट की थी सबसे पहले, उसके बाद हिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है। कब को क्या, कब को और कैसे, पहला चैप्टर है। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो हम आगे कंटिन्यू सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है। ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टोटल चैप्टर देखेंगे तो हमारे पास 8 चैप्टर या 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है आप इजीली पढ़ते जाओगे। उसमें खुद हाईलाइट पॉइंट मैं बताती हूँ, वो हाईलाइट कर सकते हो, और आप जब भी पढ़ो तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले है हमने पढ़ना है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल क्या है। इससे पहले हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें भूमंडल हुआ था, समतल मंडल हुआ था। फिर इसके बाद हमारा जलमंडल क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में समझा था कि होता क्या है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी में रहने वाले अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है, गिनत जीव। और जो स्थल होता है, हमें स्थल में हमें कहीं ना कहीं जीव भी होते हैं, उसमें जंतु भी होते हैं, इसमें पादप भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, भूमि भी होती है, हवा भी होती है, पानी भी होता है। तो ये सभी मिलकर एक स्थल मंडल का कह सकते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। अगर आपने किताब में पढ़ा होगा तो पृथ्वी की सतह पर जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है मैं वही बताऊंगी। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान नहीं है, आप सभी को पता है। पृथ्वी की सतह पर कई कई जगह ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचे नीचे समतल है, और कुछ समतल मतलब होता है प्लेन, और कुछ ऊंचे नीचे मतलब ऊपर नीचे है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट दे रखा है उसको समझते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो पहाड़ी के बारे में बताया है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग मतलब जहाँ पे हमें भूमि भी मिलती है, पहाड़ भी मिलते हैं, तो उन्हीं चीज़ के बारे में बताया गया है जो कि आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंची होती है। ये भूमि मान लीजिए, भूमि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। भूमि मान लीजिए कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर उठी हुई है उसको हम कहते हैं। और जो ये उठना होता है वो 600 मीटर से भी अधिक है, यानी कि जो पहाड़ों की ऊंचाई होती है वो 600 से मीटर से काफ़ी अधिक है। तो 600 मीटर काफ़ी अधिक, अगर आपको पता होगा, सेंटीमीटर या मीटर के बारे में नहीं पता तो मैथ्स में आप चीज़ को समझिए तो आपको इसका समझ में आ जाएगा कि जो डिस्टेंस होता है, जो मीटर होता है, वो 600 मीटर से अधिक है। जिसकी ऊंचाई जो होती है खड़ी ढाल होती है, यानी सीधी ढाल वाली ऊंचाई वाली पहाड़ियों के बारे में बात की जा रही है, और उसको हम कहते हैं पर्वत। तो पर्वत के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। पर्वत कम से कम 600 से नहीं, कई हज़ार मीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 800 मीटर से भी ऊंचे नाम होते हैं, उनके पर्वतों के अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अगला जो हाईलाइट पॉइंट है यह है कि इसमें एक स्थल रूप होती है, 2 प्रक्रियाएं होती है, जिसका परिणाम के अनुसार ये स्थल रूप जो है, ये इनकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से बनती है वो बताया गया है। मैदान जिस तरीके से आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है, यानी कि नीचे की तरफ, आपको भी पता है। पृथ्वी के अंदर लगातार एक गति हो रही है। पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी के ऊपर ही हम रह रहे हैं, उसके नीचे जो धरती है उसमें कहीं ना कहीं घर्षण हो रही है। जब भी किसी कहते हैं जब भी अचानक धरती का हिलना, तो भूकंप की संभावना होती है, पानी का जलप्रपात का बहना, बाढ़ आ जाना, तो ये सारी पृथ्वी के अंदर ही चीज़ें उमड़ती रहती है। प्रथम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देती हूँ ताकि आपको जहाँ पे भी स्टार है वो उसको ध्यान में रखना है आपको। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं रह जाए। आप सभी को पता है जब एक पहाड़ आती है, जब धरती पे भूस्खलन भी आ जाए या बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, तो धरती की सतह कई बार ऊपर नीचे हो सकती है। इसका भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं आगे। अगर आपने ये देखिए, इस तरीके से ये पिक्चर में बताया गया है कि जो छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंट दी गई है। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैं आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये दिस इज़ अ समुद्र में आप सभी को पता है कि आसपास प्रायद्वीपीय है। ठीक है, स्थल संधि है जो एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ती है भूमि के अकॉर्डिंग। एक जल संधि होती है जो जल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये नदी मुहाना मतलब होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में नदी का बढ़ जाना। डेल्टा जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वेतेरिका झील क्या होता है, इसके बारे में हम 7th क्लास की बुक्स में पढ़ेंगे, और बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैं कहती हूँ उसका जीके बहुत ज़्यादा
मतलब अच्छे हो जाएगी। अब पठार यहाँ पे दे रखे हैं, पर्वत ये हो जाते हैं, ये बता रखे हैं। पर्वत श्रृंखला मतलब लगातार इस तरीके से पहाड़ों की श्रृंखला होती है, पहाड़ी होती है। इसी के बीच में ये छोटी छोटी ग्रीन कलर की आ रही है नदियाँ हैं, ये नदियाँ बहती है। इसी तरीके से जल संधि और ये द्वीप है। जल संधि यानी एक ही बीच में द्वीप है और उसके चारों तरफ, अगर आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, मैदान है, ये तट है। तट मतलब किनारे पे जो लोग रहते हैं, ये हमारी उपजाऊ भूमि है, ये उपजाऊ नदी भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में पिक्चर में एक एक करके मैंने आपको, एक सहायक नदी भी होती है कि एक बड़ी नदी से दूसरी वाली नदी किस तरीके से मिल रही है, उसको सहायक नदी भी कहते हैं। आई होप सो आपको ये डिटेल में, क्या हम इसके बारे में अब और डिटेल में आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती है ये डिटेल में समझेंगे। दूसरी आती है हमारी बाहरी प्रक्रिया। क्या होती है? स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। जैसे स्थल जो होता है, जिस भूमि पे हम रहते हैं, उस भूमि में कहीं ना कहीं हमारे कभी बनता है, कभी गिरता है, कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है। तो इस तरीके की पृथ्वी की सतह पर टूट कर गिर जाने को अपदन कहते हैं। तो इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान में रखना। जब ये स्थिति होती है, जब बनने और टूटने की स्थिति होती है, इस तरीके की प्रक्रिया को हम अपदन प्रक्रिया कहते हैं। अपदन प्रक्रिया की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। इस तरीके की प्रक्रिया को हम अपदन प्रक्रिया कहते हैं। अपदन प्रक्रिया की क्रिया के द्वारा सतह जो होती है हमेशा नीचे की हो जाती है, नीचे धसक जाती है। जब नीचे धसक जाती है, फिर दोबारा हम उस प्रक्रिया का दोबारा से निर्माण करते हैं। यानी कि एक बार नीचे की तरफ धस गई धरती, फिर निरपेक्षण उसे कहते हैं। जब उसका दोबारा प्रक्रिया को दोबारा रिपीट करते हैं, उसी का निर्माण करते हैं, उसको निरपेक्षण कहते हैं। ये दोनों ही प्रक्रिया बहते हुए जल, ये बहते हुए जल में, वही मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बहते हुए जल में, हवा में, बर्फ़ के द्वारा होती है। परंतु विभिन्न स्थलों में ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों और मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब हम समझने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत आपको बेसिकली पता है, जहाँ पे पृथ्वी की जो सतह है वो प्राकृतिक ऊंचाई पर होती है, और पर्वत का जो शिखर होता है, शिखर मतलब जो इस तरीके से शिखर बने हुए होते हैं छोटे छोटे, तो ये शिखर कम से कम छोटे होते हैं, और इनका जो आधार होता है, ये चीज़ चौड़ाई होती है, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। इस तरीके से हमें पर्वत कहा जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है, और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। यानी कि कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हो सकते हैं। खड़ी ढाल वाले पहाड़ों में आपने अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहाड़ी जो होती है, पर्वत होते हैं, वो ऊंचे कभी नीचे, और उनके आधार जोड़े होते हैं। कभी कभी बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, इनकी जलवायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ की चादर आपने देखी होगी, बर्फ़ की मोटी मोटी चादर बिछी होती है, और ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ की नदियाँ हों। उसको हम हिमानी कहते हैं। जैसे इस तरीके से पहाड़ होते हैं, इसी के पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई होती है, तो वो ऐसा लगता है हिमानी है। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, और जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम निवास करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है। पहाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की उपलब्धि नहीं है। धरातल कैसा ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से लोग वहाँ पे कम ही रहना पसंद करते हैं। वहाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं घूमने फिरने के लिए, स्थल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ का धरातल जो होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य कम ही रहती है। देखा, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करी, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है, मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक पिक्चर दे रखी है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी होती है, नीचे इस तरीके से धरती के नीचे ये दिखा जाता है। एक परत होती है, फिर दूसरी परत होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये सब हमारी भूपट्टी होती है, और इसको वलय पर्वत कहा जाता है। ये जो सबसे पहले जो पर्वत दिखा रखा है, जिसमें सूरज की रोशनी से चमका हुआ है, ये वलित पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से हिमालय की जो श्रृंखला है इस तरीके से जुड़ी हुई है, एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर क्रम से लगा हुआ होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, इसको हम श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला बहुत ही पर्वतीय और समतल समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में ही होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, अल्पस पर्वत है, एडिस पर्वत, ये सारे हमारे पर्वत हैं जितने भी हैं, जो अभी आपको दिखा रहे हैं। कहीं कहीं एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला हैं। जो पिक्चर में दिखा रखी है उसमें हमने बताया था वलित पर्वत, और दूसरा हिमालय के पर्वत की दिखा रही कि उनकी श्रृंखला शुक्र से किस तरीके से एक श्रृंखला से दूसरे यानी एक क्रम से दूसरे क्रम में व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा कह रहे हैं, पर्वतों की जो ऊंचाई होती है, आकार में भिन्नता होती है। हर एक पर्वत की अपनी ऊंचाई होती है। कुछ हिमालय पर्वत आपको भी पता है कितने हज़ार किलोमीटर दूर है और इतना ऊंचा है
कि वहाँ तक बहुत ही रेयर लोग ही पहुँच सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेते हैं। क्या आप जानते हो प्रशांत महासागर में कुछ मोनार्की पर्वत है। मोनार्की पर्वत बहुत ही हवाई द्वीप की तरह दिखते हैं और सागर की तरह नीचे स्थित है। इनकी ऊंचाई जो होती है 10,205 मीटर है, जो एवरेज शिखर से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। अगला है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ऊपर की तरफ पढ़ा था कि वलित पर्वत में भूपट्टी होती है, नीचे पर्वती बनती है, वो वलित पर्वत होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत। यहाँ पे 3 तरह के पर्वत पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है। विषोर्थ पर्वत होते हैं तथा ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय पर्वत जो होते हैं और अल्पस पर्वत होते हैं। हिमालय और अल्पस के ऊपर ही वलित पर्वत होते हैं। तो इसको चीज़ को ध्यान में रखना। जिसकी ऊंचाई, जिसकी जो अगर हम स्थिति देखें कि किस तरीके से होता है, वो ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे ऐसे इस तरीके से ऊपर मैंने दिखाया था। और शिखर जो होता है वो शंक्वाकार होता है, इस तरीके से शेप में होता है। मैं दिखा देती हूँ पिक्चर में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वलित पर्वत की शेप देखो शंक्वाकार है और ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ है और इस तरीके से शंक्वाकार की शेप में है, जो ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ। आगे कह रहे हैं भारत की अरावली श्रृंखला जो होती है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये सारे ही हाईलाइट पॉइंट है। आगे अपदन, मैंने आपको बताया था कि जब अपदन बनने और टूटने की परिस्थिति को हम अपदन कहते हैं। तो अपदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला नीचे की तरफ धंस गई है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि उत्तर अमेरिका में अप्लेशिया पर्वत होते हैं और रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इस तरीके की शेप में है, इस तरीके के दिखाई देते होंगे। तो उसी पर्वत को हम कह कहते हैं, जो हमारे कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में और अप्लेशिया में और रूस में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यूराल पर्वत जो होते हैं वो हमें भाई, उसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ही कम होती है। ये सभी पर्वत पुराने वलित पर्वत है। तो इस सारे पर्वत आपको पता चल चुके हैं। वलित पर्वत में 2 आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हिमालय पर्वत और अल्पस पर्वत, जिनकी जो ऊंचाई देखेंगे तो वलित पर्वत की ऊपर खाबड़ और शंक्वाकार शेप है। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला है और उत्तर अमेरिका में अप्लेशिया, यूरोस में हमारे क्या पर्वत है, यूराल पर्वत, जिसकी शेप कैसी है, गोलाकार है और इसकी ऊंचाई ज़्यादा बड़ी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, जब बहुत ही अधिक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वह ऊर्ध्वाकार बन जाता है। ऊर्ध्वाकार मतलब इस तरीके से शेप में, एक तो नीचे की तरफ एक ऊंची की तरफ, इस तरीके से शेप में बनता है। उस व्यवस्थित शेप को वितोष पर्वत कहते हैं। वितोष पर्वत का नाम ऊँचे ऊंचे ऊंचे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये स्टार लगा लीजिए, मैं हाईलाइट भी करती जा रही हूँ और स्टार भी लगाती जा रही हूँ। ऊंचे हुए उठे हुए भाग को हम उत्खंड कहते हैं, हास्य कहते हैं, और नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश यानी गार्बेन कहा जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट है, इसको समझा देती हूँ। जो ऊपर उठा हुआ है इस तरीके से, ये उठी हुई शेप है, इसको हम उत्खंड मतलब ये होता है ऊपर की तरफ, द्रोणिका मतलब होता है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। तो ये पॉइंट दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोप की राई घाटी और वोजेस पर्वत इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो ये पर्वत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया गया विश्व में अलग अलग तरह के पर्वत होते हैं, आप इसकी स्थिति को भी जान सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट था कि पर्वत में हमने 3 प्रकार के पर्वत पढ़ने थे। तीसरा पर्वत है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी या पर्वत क्या होती है, ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और जापान में फ्लूजामा, इन पर्वतों के उदाहरण। तो इसको पॉइंट को ध्यान में रखना। ज्वालामुखी की स्थिति क्या होती है, ज्वालामुखी जैसे जिस तरीके से आपने पिक्चर में देखा होगा, ज्वालामुखी इस तरीके से निकलता है, उसी से ही गिरते जाते हैं और पर्वत की तरफ बनता जाता है, यानी ढेर लग जाता है। ठीक है, इस तरीके। अब है कि पर्वत के बारे में बताया कि पर्वत हमारे लिए क्यों लाभदायक है, क्या नहीं है। आगे कह रहे हैं पर्वत बहुत ही लाभदायी होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार मतलब होता है जल को इकट्ठित करना, संग्रहित करना, क्योंकि इसमें बर्फ़ की मोटी मोटी चादर जम जाती है, जिससे क्या धूप की रोशनी पड़ने पर वो पिघल कर हमें जल के रूप में हमें मिलता है। नदियों में स्रोत और पर्वतों में हिमानियों का भी होता है। जलाशयों में जल का लोगों तक पहुंचना और पर्वतों के द्वारा जल का प्रयोग करना, सिंचाई करना, पन बिजली बनाना, बिजलियाँ बनाना, जो पहले भी प्रयोग किया जाता, उत्पादन किया जाता था। नदियाँ, घाटियाँ, वेदिका कृषि के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जल बहा बहा के हम बड़ी बड़ी वेदिका कृषि इस तरीके से होती है, ढलान बनती है सारी की सारी, और वहीं पर हम ढलान में क्या करते हैं, अपनी कृषि का निर्माण करते हैं, वेदिका कृषि लगाते हैं।
पर्वतों में अलग अलग तरह के वनस्पति भी पाए जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। हर एक राज्य के हर एक पेड़ के इधर हर एक चीज़ में अपनी अपनी चीज़ें हैं पर्वतों में। वनों में हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय के उत्पादन जैसे गोंद रोजन आदि मिलते हैं। और सैलानियों के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्वत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें घूमने फिरने के लिए सैलानियों के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य होता है। जैसे आपको पता भी एग्जाम्पल के तौर पर नैनीताल हो गया, और भी सारे घूमने फिरने के होते हैं, तो वहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की खेल भी खेल सकते हैं। जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंगिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया। तो ये सारे खेल कहीं ना कहीं आपने खेले हुए होंगे। स्किनिंग पर्वतों के बहुत प्रचलित खेल है, तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी कभी ना कभी दे दूंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से मैंने आपको पिक्चर में बताना था कि ज्वालामुखी पर्वत किस तरीके से होता है। ज्वालामुखी पर्वत की शेप इस तरीके से होती है, और इसी से ही ज्वालामुखी फट के यहाँ पे शेप में भी दे रखे हैं कि इस तरीके से। थोड़ी सी पिक्चर अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अत्यधिक दबाव होने से मैग्मा का निर्माण होता है, और यही मैग्मा जाके ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित होता है। तो यही ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे बताया गया है पिक्चर में। इसको भी समझ लेना, क्योंकि ये सब इसलिए दे रखा है ताकि आपको पता चले कि ज्वालामुखी की कंडीशन किस तरीके से ज्वालामुखी एक पर्वत के रूप में, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत के रूप में हमारे निर्माण होता है। अगला हम जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है पठार। पठार आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। पठार की जो भूमि होती है वो बिल्कुल ही सपाट होती है, थोड़ी सी उठी हुई होती है ज़मीन से, और थोड़ी भूमि समाट आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक उठा हुआ होता है। उसकी पूरी भाग कैसे इस तरीके से होता है, मेज की तरह ये होती है हमारी। ये हमारा जो हिस्सा है ये पठारों का है। इसी के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे 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 इतने सारे ढेर सारे पेड़ पौधे उगे हुए होते हुए, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पठार है। पठार जो होते हैं मेज की तरह सपाट होते हैं। किसी भी पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ढाल भी खड़े होते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई कुछ ही मीटर तक होकर 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों को तरह तरह के पुराने और नए पर्वत है। इसमें हम पर्वतों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से पर्वत हमें दिखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्वत है जो हमें पता होना चाहिए कि भारत में ढक्कन का पठार सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना जाता है, जिसमें केनिया आता है, तंजानिया आता है, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार। इस तरह के पठार का अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है तिब्बत का पठार, जो हमने 5.1 पिक्चर में देखा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है जिसकी ऊंचाई 4000 से 6 मीटर तक ही होती है। अब पठार हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम इसके यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। आपको सभी को पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के माध्यम से हमें मिलती है। हम इसको खोद खोद कर खनन करके अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। कारण यही है कि विश्व के बहुत खनन क्षेत्र पठारों भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का, जिसमें अफ्रीका का जो पठार होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा हीरा और सोने की खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और भारत में छोटा नागपुर में हमें जैसे लोहे की चीज़ मिल गई, कोयला मिल गया, मैग्नीज मिल गए, बड़े बड़े भंडार भी, सब हमें पठारों से यानी पठारों से प्राप्त होते हैं। पठारों में जलप्रपात की स्थिति भी आती है। जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात क्या होता है, नदी का बहुत बड़ा भाग पहाड़ों में से निकलकर नीचे की तरफ ज़्यादा भाग होता है, जिसमें से हमारा जलप्रपात हो सकता है, क्योंकि नदियाँ की ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात है। ये ध्यान रखना, कर्नाटक में जो जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों को ये उदाहरण है। लावा मिट्टी में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। स्टार लगा लीजिए। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ कही जाती है और खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इन पठारों में रमणीय स्थल होते हैं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आई होप सो आपको पठार समझ में आ गया। पठार के जो होती है शेप होती है वो सपाट होती है और पेज के आकार की होती है। आप सभी को सबसे पुराना पठार की बात कर रहे थे कि भारत में ढक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई 6000 से 7000 है, युगांडा का पठार है जिसमें 4000 है। उसके अलावा अलग अलग पठारों के बारे में, फिर साथ ही साथ जलप्रपात क्या होता है, नदी का बहुत बड़ा भाग जब जल पहाड़ों से निकल के नीचे की तरफ आता है तो जलप्रपात। और यहाँ पे 2 जगह बताया था कि जलप्रपात कहाँ आता है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात होता है, और एक है छोटा नागपुर जो भारत में है, और स्वर्ण नदी के पास हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर हाईलाइट कर लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे मैदान। मैदान आप सभी को पता है कि क्या होता है। मैदान में कोई भी सपाट नहीं होती, भूमि एकदम प्लेन होती है। बड़े भाग में होती है, कोई समुद्री जल से 200 या 20 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होती। मैदान में काफ़ी समतल होता है, उर्मिल भी होते हैं, तगरिक भी हो सकती है। अधिकांश नदियाँ जो होती है वो सहायक नदियाँ इनके द्वारा होती है और ढलान के नीचे की तरफ बहती है। और यहाँ पे कृषि करने के लिए सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है कि मैदान के लिए। अपरदित पदार्थों को अपने साथ ले जाकर ढेर लगा देती है, जिसमें धोए हुए पदार्थ जैसे पत्थर, बालू आपको पता है, सिल्ट क्या पता है,
घाटियों में निरपेक्षण करके करके निर्माण करती है किसका, मैदानों का निर्माण कैसा होता है कि बहुत सारे जल जो होता है वो बह बह के मिट्टी चली जाती है और उसमें पत्थर बन जाते हैं और वो ठोस रूप में आ जाती है। इसी तरीके से मैदान का निर्माण होता है जो हम नॉर्मली बनाते हैं। मैदान क्यों इंपॉर्टेंट है, मैदान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उपजाऊ हो सकती है, उसमें परिवहन का निर्माण करना आसान होता है। विश्व का सबसे अधिक भाग जनसंख्या वाले भाग है। नदियों के बहे गए बड़े एशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में सबसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है और चीन में यासके नदी के पास ही एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, मैदान में क्या कहते हैं कि मनुष्य के रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जनसंख्या अधिक होती है, मकानों में बनने और खेती बनने की समतल भूमि की प्रचुरता रहती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ही यह खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश मानते हैं, जिसमें कहते हैं देश गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। अब हमने पढ़ा है, हमने 3 पठारों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पर्वत क्या होता है, फिर पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। छोटा छोटा डिफरेंट है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्थल रूप और लोग कैसे रहते हैं वहाँ के, स्थल रूप की भिन्नता अलग अलग होती है, जीवन यापन अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों में तुलना में बहुत सरल होता है। मैदानों में फसलें उगा सकते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से जो हमारे कृषि भाई हैं या बहनें हैं वो किस तरीके से पानी किनारे पे है और किस तरीके से अपनी खेती बाड़ी करके मैदान का जीवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं, मैदान में हमें अलग अलग डिफरेंट चीज़ें उगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें घर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। पर्वतीय की तुलना में हम बहुत आसान होता है। विभिन्न प्रकार के लोगों के रहन सहन बहुत अलग अलग होते हैं। अगर इसमें आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, उद्गार आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो विनाश कर देते हैं। आकस्मिक घटनाओं के कारण जागरूक रहकर हमें अपने खतरों का आंकना पहले से ही पता होना चाहिए। हम डिफरेंट तरीके से जल स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। हमको पता होगा, यहाँ से देखिए, हम लोगों को कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं लेकिन उसे गंदा कर देते हैं। प्रकृति के जैसे हमें कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिखाया कि हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ फेंक देते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए ही नुकसान होती है और उपलब्ध भूमि केवल यही प्रयोग नहीं करती बल्कि हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पे छोटा सा एक हाईलाइट दे रखा है, इसको समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और मनुष्य का जो शरीर होता है उसका अच्छा निर्माण, अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो वह विशेष प्रकार से साफ सुथरा जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता को सभी लोगों को सुलभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम को चलाया गया था। तो इस चीज़ के लिए हाईलाइट चीज़ों को, छोटी छोटी हाईलाइट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भी आपको पिक्चर में दे रखी है इसको देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर में भी कई बार देख सकते हैं। आई होप सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारे में जो पर्वत होते हैं हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, पठार क्यों उपयोगी होते हैं और मैदान हमारे, और दोनों का डिफरेंसेस बताया कि क्या पर्वत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या हमारे जो मैदान में रहते हैं तो है। आप उसे भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रीवियस के पेपर से ही प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। और ऐसे ही लगातार क्लासेस लगती रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।